नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज हम जो देख रहे हैं 2024 प्रीलिम्स के लिए, उसको कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ के जितने भी पिछले वीडियोस हो चुके हैं प्लेलिस्ट में एडेड है, नीचे देखिए, उसमें आप जा करके सारे वीडियोस अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं काफ़ी, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे ग्रुप्स भी लेटेस्ट में स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी के लिए अभी से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के संबंध में आप इनको जानते होंगे। तो इन्होंने आमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की थी ये बताना है, ठीक है। तो लिटरेचर वाइज भी काफ़ी जो है ये ख्याति प्राप्त थे, और एक तेलुगु भाषा में इन्होंने पोएम लिखी थी जिसका नाम था आमुक्तमाल्यद। ऑप्शन इसमें जो है सी को चुनेंगे। और इसमें मुख्य रूप से वही था कि एक हिंदू गॉड थे रंगनायक, उनके जो कि विष्णु का अवतार उनको माना गया। तो उनकी कुछ वेडिंग से संबंधित एक स्टोरी लाइन डिस्क्राइब करती है पोएम। तो हालांकि इतना डिटेल में नहीं जानना है बुक के राइटर और किस लैंग्वेज में है, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और ये जो है किस डायनेस्टी से संबंधित थे, तो तुलुप डायनेस्टी। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और ही वॉज ऑल्सो नोन एज आंध्र भोज, ठीक है। कृष्णदेव राय की बात हो रही है। और जो है कन्नड़ राजा रमन्ना, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो 1440s के राउंड जो है देवराय सेकंड के शासनकाल में जो है विजयनगर किंगडम से संबंधित इनका जो है विजिट रहा। और कई सारे जो है इन्होंने जो कह लीजिए वैल्यूएबल उस समय की चीज़ें देखी, उसको कंपाइल भी किया है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ऑप्शन इसमें सी को चुनेंगे, ठीक है। पर्शियन किंग थे जो है ये शाहरुख, ठीक है, उनके ये एम्बेसडर थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब्दुल रज़ाक। मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो मास्क डांस, ठीक है। कई सारे अट्रैक्टिव मास्क को यूज़ करके एक डांस फॉर्म में यूज़ किया जाता है जिसका नाम है कथकली, ठीक है। हमारे जो क्लासिकल डांसेस हैं तो उसमें से ही एक ये है। और किस राज्य से संबंधित है? केरला। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी इसमें से कौन सी थी? तो अराउंड 1799 में इन्होंने कैप्चर किया था लाहौर, ठीक है। और लाहौर जो है अभी जैसे पाकिस्तान में उस समय जो ये, क्योंकि जो पंजाब का रीजन था उसकी कैपिटल होती थी, तो उसको ही जो है कैपिटल बनाया गया इनका। और इन्होंने जो है 1801 में जो है महाराजा ऑफ पंजाब डिक्लेयर किया था खुद को। इसको भी ध्यान रखेंगे। शेर ए पंजाब भी इनको कहा जाता था, कई बार ये भी पूछा गया है। ऑप्शन सी। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक इसमें से कौन है? तो कई सारी पुस्तकें जो फेमस रही हैं पूछी जाती हैं लगातार। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है ये। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। कई सारी इनकी बुक्स जो है फेमस हैं। अगर आपको टाइम मिले और आप इन बुक्स को अरेंज कर पाएँ तो प्लीज़ पढ़ा करिए। कई सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं इन बुक्स के माध्यम से मिलते हैं। जैसे एक इग्नाइटेड माइंड्स है, इसके अलावा जैसे विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। और जैसे टर्निंग पॉइंट्स इंडिया 2020, ठीक है। और एक पुस्तक है यू आर बॉर्न टू बी ब्लॉसम और फॉरगेट योर फ्यूचर। ये सब अगर मिले तो पढ़िएगा, ठीक है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रही है। 1892 के एक्ट में कई सारे प्रोविजन हुए, उसमें से ही एक ये है कि फर्स्ट टाइम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या होता था कि जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, है ना, कुछ मेंबर्स को इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चुना जाने लगा, उसी की बात हो रही है। इसके अन्य प्रोविजंस को भी पढ़ें इस एक्ट के। ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। इसमें देखें कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां जो हैं किस परिसर में स्थित हैं? कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई, इनकी समाधियां हैं आगा खान पैलेस, पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताते हैं आपको। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ इस पैलेस का 1890
2 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान थर्ड के द्वारा, ठीक है। और लेटर ऑन देखेंगे जब क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम पीरियड है, ठीक है, तो अगस्त 1942 से 44 के मध्य जो है गांधी जी और कस्तूरबा गांधी और उनकी गांधी जी की जो सेक्रेटरी महादेव देसाई, ठीक है, ये लोग यहीं पे आगा खान पैलेस में रहे क्योंकि इसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया था एज अ जेल, ठीक है। तो इसी जेल में ही जो है इनकी कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु होती है। तो उसी पैलेस में, है ना, इन अ कॉर्नर इनको जो है दफनाया गया है। तो वही सब कहानी है, तो यहाँ पे वही पूछा गया था। तो इन जो इवेंट्स को बताया गया है अभी ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है, ठीक है। तो एक पुस्तक लिखी गई एक तरीके से बायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर 1956 के राउंड, जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी टाइटल था इसका। तो जर्नलिस्ट हैं एक फ्रैंक मॉरिस, इन्होंने लिखी थी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है M.N. राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो जो है 1920 में M.N. रॉय और अबनी मुखर्जी, ठीक है, और कुछ अन्य लोगों के साथ ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो इसमें सी विकल्प को चुनेंगे। इंडिया में जो है फॉर्मली कह लीजिए CPI की एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, जरा कमेंट कीजिएगा। तो पहले ये बताया गया हुआ है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो ये कब से प्रभावी है ये बताना है। तो संबंधित किससे है? ये ग्रीन हाउस गैसेस के मिटिगेशन से, ठीक है। और ये जो है 94, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़िए, इस कन्वेंशन के बारे में, अन्य प्रावधान जो है। अगला है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, इसका प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ग्रीन हाउस गैसेस के जो है मिटिगेशन से ही संबंधित ये भी है मुख्य रूप से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनसे। तो यहाँ पे जो इस इनिशिएटिव के तहत जो डोनर गवर्नमेंट्स हैं, है ना, वो डोनेट करते हैं और इसको मैनेज करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो डी विकल्प को चुनेंगे। इसके भी प्रावधानों को थोड़ा पढ़िएगा। नेक्स्ट है बेसल कन्वेंशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभावों से मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करता है? तो बेसल कन्वेंशन जो है लॉन्च हुआ है कब से? मई 1992 से, ठीक है। और ये हैजार्डस वेस्ट जो है जैसे ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो उसके जो है सेफ मूवमेंट या इन सब चीज़ों से जो है संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में से या उसमें कह लीजिए शामिल नहीं है, ठीक है। तो पहले ये जानिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया गया था 2008 में, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं उससे डील करने के लिए नेशनल लेवल पे इसमें कुल 8 मिशन है, जिसमें नेशनल सोलर मिशन, तो उसके अंदर सोलर पावर आ जाएगा। एफॉरेस्टेशन भी आ जाएगा, जैसे हमारा जैसे 8 की लिस्ट एक बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा 2-4 हम बता ही दे रहे हैं आपको। जैसे नेशनल, दूसरा है नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, तो उसके अंदर हम वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन को भी ले सकते हैं। एफॉरेस्टेशन के लिए जैसे हमारा ये है सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम का एक मिशन इसी में है, ठीक है। और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया भी है, ठीक है। तो वो सब एफॉरेस्टेशन कवर हो जाएगा उसमें, लेकिन न्यूक्लियर पावर जैसा इसमें कोई मिशन हमारा नहीं है 8 में, ठीक है। 8 की सूची एक बार देखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, तो ये पहले भी बताया है कि ओजोन लेयर हमारा कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा ओजोन की वहीं पे होगी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना इसमें से किसने की थी? तो सबसे पहले जो है जो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया गया कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं। फ्रेंच फिलोसोफर थे जोसेफ फोरियर, ठीक है, इन्होंने बताया। और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आप जानते होंगे कि कौन कौन सी होती हैं? CO2, ठीक है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, वाटर वेपर, ये सब, ठीक है। अब इसी में है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं में अधिकतम योगदान देती है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी ग्रीन हाउस गैस का हमारे है, ठीक है। तो ये CO2 है। इसमें से कौन सी गैस है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है? तो मीथेन का उत्सर्जन होता है ना इसमें से, जो धान के क्षेत्र होते हैं। तो जैसे अभी धान के खेत लगे हुए हैं, तो उसमें देखेंगे ना कि क्या होता है कि रिक्वायर्ड होता है ऑलमोस्ट हर समय पानी उस खेत में, ठीक है। तो वहां से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम,
कई बार ये पूछ चुका है यूपीपीएससी आयोग जो है अलग अलग रूप में। सोलर एनर्जी जो है हमारी, यानी सूर्य की ऊर्जा, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो यही है इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसमें ही जो है कार्बन क्रेडिट कॉन्सेप्ट दिया गया कि ऐसे देश जो कह लीजिए कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे एटमॉस्फेयर में, उनको कुछ क्रेडिट्स जो है वो दिए जाएंगे। कार्बन क्रेडिट का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार जो है पढ़िएगा। इसमें से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? हेरिडेटरी यानी जो जेनेटिक डिजीज़ होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाली, उसमें ल्यूकीमिया जो है ये ऑड हो जाएगा। ल्यूकीमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर, जिसमें आपके वाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या है, ठीक है, उसमें अब नॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, ठीक। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो कार्बन एमिशन हो और वो अब्जॉर्ब हो जाए कह लीजिए हमारे फॉरेस्ट के द्वारा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कार्बन नेगेटिव कॉन्सेप्ट आप इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पहला दुनिया में कार्बन नेगेटिव कंट्री है वो भूटान है, ठीक है। ऑप्शन सी को चुनेंगे। भूटान में देखिए पहली बात तो जोग्राफिकली बहुत छोटा सा है, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि जैसे भी एक जो लेटेस्ट कह लीजिए आंकड़ों की अगर हम बात करें तो जैसे अराउंड 1.5 मिलियन टन जो है कार्बन एमिशन इनका एनुअल बेसिस पे है भूटान का। और चूंकि क्या है, भूटान में जो फॉरेस्टेड एरिया है वो मोर देन 65% है उस देश का, ठीक। चूंकि हिमालयन स्टेट है, मतलब हिमालयन जो इसकी टेरिटरी है देखेंगे उधर ही है, तो यहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पे एनुअल बेसिस पे जो कार्बन अब्जॉर्प्शन की कह लीजिए ये है लिमिट इस देश की, वो अराउंड 6 मिलियन टन है। तो 1.5 मिलियन जो है उत्सर्जित हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा अब्जॉर्व करने की क्षमता है। तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव है ना, कार्बन एमिशन है, तो इस वजह से इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी। इसमें से एक नेचुरल इकोसिस्टम, तो घास का मैदान जो है अब आर्टिफिशियली आप थोड़े ना बना सकते हैं, ठीक है। जैसे जो बड़े बड़े घास के मैदान जैसे हम पढ़ते हैं, पंपास हो गया, ठीक है, डाउन्स, वेल्ड्स, ये सब, तो ये क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं। बाकी डैम आप बना सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं, और गेहूं के खेत तो हर साल बना ही लेते हैं लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जैसे 1/3 रिजर्वेशन का है, आर्टिकल 243D है ना, भाग 9 में दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लीगल प्रोविज़न किया गया है मोर देन नहीं, मतलब अराउंड मिनिमम जो है 50% रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो इनके नाम एक बार आप लिस्ट देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ICAR के एक यूनिट के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। एक बीमारी होती है न्यूमोकोनियोसिस, इससे वे ग्रसित होते हैं जो निम्नलिखित में से किन उद्योग में काम करते हैं? तो लंग से संबंधित डिजीज है, कोल माइनिंग में है ना, स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं डस्ट के और इनसे कोल के ही कह लीजिए, तो जो है जाहिर सी बात है कोल माइन में आप खदानों में काम करते हैं अंडर, है ना, वहाँ पे वायु की वैसे स्थिति कम होती है, तो ऐसी स्थिति में पार्टिकल्स लगातार लंबे समय तक इसके एक्सपोजर होने के कारण लोगों में ये बीमारी देखी गई है। 22 अगस्त 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में भारत NCAP, ठीक है, ये लिखा भी मिले तो इसको समझ जाइएगा, इसको लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी जी जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इन्होंने न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया है। और इसमें मुख्य रूप से जो है जो हमारे हैवी व्हीकल्स हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ जो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसको इम्प्रूव किया गया है। और ये भारत NCAP प्रोग्राम जो है ये कमेंस होगा कब से? 1 अक्टूबर से, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। सियाट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2023 में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है उसके लिए विजेता अभी हाल ही में किसको घोषित किया गया है? तो ये जो है शुभमन गिल को दिया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इनके द्वारा एक प्रोग्राम चल रहा है 100 माइक्रो साइट्स का, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो पहली माइक्रो साइट है उसको कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, कहाँ लॉन्च किया गया है, ये बताना है। तो मिजोरम की कैपिटल आइजवाल में
जो है पहली माइक्रोसाइट है इसको लॉन्च किया गया है ना। तो कुल 100 माइक्रोसाइट्स को इसमें जो है ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया जाना है। और वही जो है कुछ छोटे लेवल पे जो हेल्थ सर्विसेज वगैरह हैं इसको ऑफर किया जा सके इसके माध्यम से। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, थोड़ा डिटेल में भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये जो भी सर्वेक्षण का आया था, इसमें 1 मिलियन प्लस में इंदौर टॉप पे है। ऑप्शन सी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश कौन सा बना है, ठीक है। तो हाल ही में चंद्रयान 3 हमारा इसरो के द्वारा लॉन्च किया हुआ मून पे इसने सक्सेसफुली लैंडिंग की, जो इसका लैंडर था, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि जैसे पृथ्वी पे आप पढ़ते हैं ना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिक वाले रीजन, तो वैसे ही मून में भी क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो साउथ पोल पे भारत ऐसा पहला देश बना है जिसने लैंड करवाया है, ठीक है। और जहाँ पे ये हमारा लैंडर लैंड किया है उसको भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा रीनेम किया गया है शिव शक्ति स्थल के रूप में, इसको भी ध्यान रखेंगे। और हालांकि चंद्रयान 3 से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको आप पढ़िएगा। अगला है गुजरात के पहले निजी स्वामित्व वाले हॉस्पिटैलिटी एवं कन्वेंशन सेंटर जिसका नाम है द वर्ल्ड, इसको किस शहर में स्थापित किया गया है। तो एक हिंदवा ग्रुप करके है, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है और सूरत में जो है। ऑप्शन सी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर किसने लिखी है। तो संत कबीर के बारे में जैसे आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, तो उन्हीं सब के बारे में उनकी जो कोट्स हैं और कुछ है ना कथाओं या इन सब चीज़ों के साथ एक कंपाइलेशन है, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रंक ऑन लव और इसके राइटर हैं विपुल रिखी। हाल ही में किस क्रिकेटर को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। तो नेशनल आइकन अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन बी, करीब 3 वर्षों के लिए। अगस्त 2023 में किस एयरलाइंस ने यूरोप के 100 से अधिक शहरों में निर्बाध यात्रा प्रदान करने के लिए एक्सेस रेल के साथ साझेदारी की है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर इंडिया और एक्सेस रेल इन दोनों समूह के बीच है ना एक जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें यूरोप के 100 शहरों में जो जैसे कि एयर इंडिया की आप टिकट लेकर के जाएंगे तो उसी सिंगल टिकट पे ही आप उन मतलब कि जो 100 स्थान हैं, ठीक है, पूरे यूरोप के जो अलग अलग देश हैं वहाँ पे आप इससे ट्रेन और बसों से जो है यात्रा भी कर सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसमें देखें हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने धौलपुर करौली में किस राज्य के 5वें टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें राजस्थान स्टेट का ये है जो है 5वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए को चुनेंगे। और इसमें एक चीज़ ये जरा बताइए कि इसके साथ भारत में अब कुल कितने टाइगर रिजर्व्स की संख्या हो जाएगी, ठीक है, इसको कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहे पिंक बॉल वर्म कीट का संबंध जो है किस फसल से है। तो ये जो है इसमें कॉटन क्रॉप को इसने काफ़ी प्रभावित किया है, इसकी उत्पादकता को। यहाँ पे देखिए जैसे पंजाब वगैरह में, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें किस मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की गई। तो अपने आप में सबसे बड़ा मिनिस्ट्री है होम मिनिस्ट्री केंद्र सरकार में, और यहाँ पे ओवरऑल 2022 में, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्लेंट रजिस्टर की गई हैं सीवीसी के अकॉर्डिंग, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य का मायम गांव जैव विविधता एटलस वाला पहला गांव बन गया है। तो भारत में ऐसा विलेज जो है बायोडाइवर्सिटी एटलस जो उसकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन को कंपाइल करते हुए कंपाइल किया गया है, ये गुजरात का है, सॉरी गुजरात नहीं गोवा का है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। ऑप्शन फर्स्ट, नाम ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। किस राज्य की सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। तो जैसे ये जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी का प्रोग्राम होता है ना, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर है, तो वहीं पे प्रो गोविंदा ये जो है कुछ कंपटीशन आयोजित किया जाएगा जिसमें कुछ कैश प्राइजेस वगैरह जो है अवार्ड किए जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी ही करेक्ट है। जॉर्डन के अम्मान में 46वें विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो आयोजन स्थल पहले ध्यान दीजिएगा जॉर्डन अम्माम, और अंडर 20 चैंपियनशिप यहाँ पे रेसलिंग की हुई है। इसमें कुल 14 पदक मिले हैं, ठीक है, जिसमें से
4 गोल्ड था, 3 सिल्वर और 7 जो है ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है डफला अबोर, ये पहाड़ियाँ जो हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो नॉर्थ ईस्ट में, इसमें अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वेस्टर्न घाट, सह्याद्री रेंज के नाम से जो आप जानते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है ये? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के ही तो एरियाज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक इसमें से कौन थे? तो ये जनरल स्टार्ट हुआ 1890 में, वर्ष याद रखेंगे। और मुख्य रूप से जो स्मॉल रूरल सोसाइटी थी उसको कन्वर्ट करना विद द थॉट्स मॉडर्न सोसाइटी में, ये ऑब्जेक्टिव था। और इसको स्टार्ट किया था, या कह लीजिए जो एडिटर थे KN नटराजन, ठीक है। पूरा नाम था इनका कामाक्षी नटराजन। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रत्नों के रूप में बुद्धिज्म में क्या क्या शामिल है? गौतम बुद्ध स्वयं, धम्म और संघ, जो बुद्धिस्ट संघ था, ठीक है। तो यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग जो है ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ एनवायरमेंटल एक्ट्स लिखे हुए हैं अलग अलग वर्षों में जो बनाए गए। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, प्री इंडिपेंडेंस आ गया था ये, ठीक है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये भी ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गलत है, ये 1972 का है, ठीक है। बाकी जो कैटल ट्रेसपास एक्ट है ये 1871 का है, ब्रिटिश टाइम पीरियड का ये भी है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र इसमें से कौन सा था? तो मौर्यन टाइम में देखेंगे तक्षशिला, ठीक है, ये पॉपुलर था। आप जरा ये बताइए कि वर्तमान किस रीजन में जो है ये स्थित था, ठीक है, कमेंट कीजिए। इसमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो क्रॉपिंग सीजन्स है ना, रबी, खरीफ, शायद इनकी क्या क्या क्रॉप्स होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए, पूछ ली जाती हैं। सोयाबीन, ग्राउंडनट, अरहर, ये सब खरीफ, यानी जो अभी हमारा जुलाई वाला क्रॉपिंग सीजन चला है ना, जून जुलाई वाला, इसके ही होते हैं। मस्टर्ड जो है हमारी रबी की क्रॉप है, तो ये अभी अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। पहली मीटिंग इसकी 1962 में होती है। और ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि जो इंडिया में जो कह लीजिए कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म, ठीक है, इन दोनों चीज़ों की जो मुख्य रूप से समस्याएं थी उसको एड्रेस किया जाए एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए, हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।